दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को किराए के घर के लिए अब भटकना नहीं होगा। आज कैबिनेट ने रेंटल हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गरीबों को नवंबर तक मुफ्त अनाज देने का जो ऐलान प्रधानमंत्री ने किया था, उसे भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 3 सरकारी जनरल बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला भी हुआ है। भारत की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज 3 पहले से है, सरकारी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। इनमें सरकार 12,750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ दीज इंश्योरेंस कंपनीज सो दैट दे बिकम मोर स्टेबल। एक स्थिरता और मजबूती आए। कैबिनेट में आज और क्या क्या बड़े फैसले हुए, बताने के लिए हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण जी, क्या बड़े फैसले हुए हैं आज की कैबिनेट को किस तरीके से देखा जाए? कैबिनेट के फैसलों में एक अहम फैसला है रेंटल हाउसिंग स्कीम को लेकर के। दरअसल शहरी इलाकों के जो माइग्रेंट वर्कर है, उनके लिए अगर कोई निजी कंपनी अपनी ज़मीन पर अपने पैसे से रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट लगाती है तो उनको सरकार टैक्स में रियायतें देंगी। इतना ही नहीं, आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराएगी। एफआर में 50% तक छूट दी जाएगी। साथ ही साथ सरकार ने यह भी तय किया है कि जो भी सरकारी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैं जो खाली पड़े हुए हैं, उसको भी लीज पर दिया जाएगा ताकि उसको रेंट के लिए उठाया जा सके। और इसके लिए टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए 600 करोड़ रुपए सरकार एक फंड के तौर पर मुहैया कराएगी। दूसरा फैसला है 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, इन तीनों कंपनी को लेकर के सरकार ने मर्जर के लिए 12,450 करोड़ रुपए मुहैया कराने का फैसला लिया है। मर्जर के लिए पैसे की उनको जरूरत थी। तीसरा महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि जो भी छोटी कंपनियां हैं वहां पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो सरकार उठाएगी अगले 3 महीने तक। बता दूं कि मार्च, अप्रैल, मई तक सरकार ने ऐसा करने का फैसला लिया था, लेकिन इसको और 3 महीने बढ़ाया जाएगा। लेकिन शर्त वही है कि कंपनी में कर्मचारी की संख्या 100 से कम होनी चाहिए और 90% कर्मचारियों की जो सैलरी है वो हर महीने 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराया जाएगा। जो कंपनियां एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कर्ज लेंगी उनको 3% सस्ते ब्याज दर पर कर्ज सरकार मुहैया कराएगी। जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको मुफ्त में एलपीजी की सुविधा दी जाएगी सितंबर तक। इस सीमा को भी आगे बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा, उसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो जो कैबिनेट के बड़े फैसले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मण जी, ये फैसले बताने के लिए। काफ़ी अहम फैसले हैं। एक तो प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया था उसको मंजूरी मिल गई है। दूसरी बात, सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों की, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के मर्जर की बात थी, उसके लिए फ़ंड मुहैया कराया है सरकार ने। ये भी एक बड़ा कदम है इस लिहाज से। इसके अलावा भी रेंटल हाउसिंग की जहाँ तक बात है, वो भी काफ़ी दिन से इसकी बात चली आ रही थी कि रेंटल हाउसिंग को मंजूरी मिलेगी। तो उसको ना सिर्फ मंजूरी मिली बल्कि सरकार ने योजना के डिटेल्स भी दिए। और अब सरकार के एक और बड़े फैसले की तरफ बढ़ते हैं। अब आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आपको प्रोडक्ट पर यह लिखा हुआ मिलेगा कि वो किस देश में बना है। 1 अगस्त से ई कॉमर्स कंपनियों को पोर्टल पर लिस्ट होने वाले सभी प्रोडक्ट्स में ये बताना पड़ेगा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। पूरी खबर समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा था कि सरकार ये करेगी, तो क्या 1 अगस्त से अब सारे प्रोडक्ट्स पर ये लिखा हुआ मिलेगा कि वो कहाँ बना हुआ प्रोडक्ट है? तो ये डेडलाइन है वो तय कर दी है। 1 अगस्त से जितनी भी पोर्टल पे नई लिस्टिंग होगी, यानी प्रोडक्ट्स नए डलेंगे, जितने भी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उन पर ये लिखा होगा कि ये कंपनी, ये प्रोडक्ट किस देश का बना हुआ है, यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। लेकिन जहां तक जो ऑलरेडी प्रोडक्ट मौजूद है इन तमाम कंपनियों पर, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, चाहे स्नैपडील हो, उसके लिए थोड़ा इन कंपनियों को मोहलत सरकार ने दी है। क्योंकि आज जो डीपीआईटी के साथ तमाम जितने भी ई कॉमर्स कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके साथ जो बैठक हुई है, उसमें उन्होंने अपनी कई सारी मजबूरियां गिनाई। उन्होंने ये भी कहा कि जो एमएसएमई सेक्टर है, जो कि तमाम प्रोडक्ट अपने इस पर लिस्ट करता है, उनके साथ परेशानी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा मोहलत और दिया जाए। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से जो एक मंशा है वो जाहिर कर दी है कि सितंबर एंड या फिर नवंबर 1 तारीख से
तमाम जो आइटम्स होंगे, चाहे वो पुराने हो या नए हो, सब पर ये मैंडेटरी कंट्री ऑफ ओरिजिन का नियम लागू होगा। लीगल मेट्रोलॉजी के नियम से जो कमोडिटी की पैकेजिंग होगी उस पर ये साफ लिखा होगा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, किस देश में मैन्युफैक्चर्ड है। तो ये तमाम आज फैसले जो डीपीआईटी के साथ बैठक हुई है तमाम ई कॉमर्स कंपनियों के, उसमें फैसला हुआ है। थोड़ी सी मोहलत कंपनियों को मिली है पुराने प्रोडक्ट में की लिस्टिंग को लेकर। नए प्रोडक्ट की लिस्टिंग पर 1 अगस्त से अब नियम लागू हो चुका है। अब नए 1 अगस्त से जो भी नए प्रोडक्ट लिस्ट होंगे उस पर कंट्री ऑफ ओरिजिन मस्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। तो चीन से तनातनी के बीच इस खबर पर खासा जोर दिया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। BS4 गाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 27 मार्च का आदेश वापस ले लिया है और अब 31 मार्च के बाद बिकी हुई तमाम BS4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। असीम, कोर्ट का ये नया ऑर्डर क्या कहता है, इसका क्या असर होगा? देखिए 27 मार्च को ऑटो कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि लॉकडाउन के चलते वो अपना BS4 का स्टॉक जो है वो नहीं बेच पा रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो कंपनियों को 10 दिन का वक्त जो है वो दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑटो कंपनी अपना 10% स्टॉक जो है वो बेच सकती हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो कंपनी से डाटा मांगा तो सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि ऑटो कंपनियों को 1,05,000 गाड़ियां बेचने की अनुमति जो है वो दी गई थी, लेकिन ऑटो कंपनियों ने 2,55,000 गाड़ियां जो है वो बेच दी। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑटो कंपनी है उनको फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमारे देश के साथ फ्रॉड जो है वो हुआ है। जब हमने 27 मार्च को आदेश दिया था तब भी ऑटो कंपनियों की बिक्री जो है वो लगातार चालू थी। लॉकडाउन के दौरान भी ऑटो कंपनियां जो है ऑनलाइन बिक्री जो है वो कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपना 27 मार्च वाला आदेश जो है वापस लेते हैं। 31 मार्च से जो पहले जो गाड़ियां हैं बिकी हैं सिर्फ उन्हीं को रजिस्ट्रेशन जो है मिलेगा, बाकी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जो सरकार का ई वाहन पोर्टल है उससे डाटा जो है मांगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जिन भी गाड़ियों को बिक्री जो है अपलोड ई वाहन पोर्टल के ऊपर जो है वो की गई है सिर्फ उन्हीं को रजिस्ट्रेशन जो है वो दिया जाएगा। अगर ऑटो डीलर्स ने इनके ई वाहन पोर्टल के ऊपर बिक्री अपलोड जो है वो नहीं की 31 मार्च से पहले तो उन गाड़ियों को अनुमति जो है वो नहीं मिलेगी। अब इस मामले की सुनवाई जो है वो 23 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट तब तय करेगा कि बाकी गाड़ियों को अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि उन्होंने 27 मार्च का अपना जो ऑर्डर जो है वो रिकॉल कर लिया और इस दौरान जो भी गाड़ियां बिकी थी उनको रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होगा। सिर्फ 31 मार्च से पहले बिकने वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ही होगा। शुक्रिया असीम। और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में 5 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लगा और मुनाफा वसूली के दबाव में निफ्टी 10,700 के करीब बंद हुआ। हालांकि इंडेक्स इंट्राडे में 10,800 के पार भी निकला था। आज ऑटो, आईटी, पावर और रियल्टी इंडेक्स शेयरों में बिकवाली ज़्यादा रही। वहीं मेटल, FMCG, फार्मा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। आज के कारोबार में सरकारी बैंकों में जोरदार खरीदारी रही। आज PSU बैंक इंडेक्स 2 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद हुआ। बैंकिंग के दिग्गज केबी कामत का मानना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चुनौतीपूर्ण होगा। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कामत ने कहा कि भारत को अगले 10-15 साल तक डबल डिजिट ग्रोथ की जरूरत है। On one hand, we are talking about a self-reliant India. On the other, we talk about opening up the economy. You know, some critics argue that this self-reliance could also lead to an amount of some kind of isolationism, in the Indian economy when it comes to trade with other countries. How do you react to this? Not at all. I don't think that is true at all. I think from several counts. I think indeed, if I look at markets, India is a very large market. And as we head towards a 5 trillion economy, and I'm clear this country is going to head towards a 5 trillion economy. As it heads towards the 5 trillion economy, the domestic market is going to get bigger and bigger, which means domestic companies will have a large space to operate in. Now, in terms of how they balance domestic production and domestic supply with access to global markets is something that they will have to carefully work on. If the feeling is that they have taken it slightly easy, I'm not saying they have, this is something they have to do, they will then have to see whether this particular item could be indigenized rather than relied on as an import
item always. And this is the first step that we need to do. And I'm again hearing on news shows that talk about APIs, that talk about components for certain manufacturing industries and so on. So I think a relook will be taken. But I think Atmanirbhar to me also means at the end of the day, with all these things, your own strength and leveraging global strength, how do you look at the global market? And how do you stand as a player in the global market? Because that accelerates your path to the 5 trillion economy. Of course, there are several other drivers for the 5 trillion economy, but in the context of Atmanirbhar Bharat, I think that accelerates your path, a larger marketplace. See, other parts of Atmanirbhar, as I can see, clearly are getting your infrastructure in place. Again, rapid progress has been made, but we could look at same thing that we probably could do in the manufacturing side. What are the soft issues that are a challenge on the infrastructure front? How do we address them? I think this is something that we could do apart from rolling out infrastructure. I see one challenge, you talked about deficit and funding. I think one challenge that we will hear increasingly in the next 1 year is how do we meet our infrastructure aspirations given the challenges that we will have on the fiscal front? This is something that the government will need to think through. And as I said, maybe it's time for a new normal, not look at old concepts of deficit financing and so on, as long as we are sure that we can keep the fabric intact. So there are, I would think, many aspects to Atmanirbhar Bharat. India is a land of opportunity. So there is going to be no shortage of things to do, which is unlike several other countries. They are, in a way, searching for what is it that you can do to drive growth. We don't have to do that. We have unfinished agendas in almost all areas that we look at, whether it is providing housing to our masses, whether it is providing robust infrastructure, whether it is keeping up the infrastructure chain, whether it is manufacturing, whether it is food products. I think we have enough to do to grow at rapid rates. By rapid rates, I would think the table stakes are double-digit growth for a very long period of time. By a very long period of time, I mean upwards of 15 years, 10 to 15 years for a minimum, but upwards of 15 years. Because that's what you will need to truly transform this country. इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए भी कामत ने फॉर्मूला दिया। उन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए सरकार डेफिसिट की फिक्र ना करे। Do you think that it is time to throw the fiscal caution to the wind somewhat, and really concentrate on reviving the mind? I will not use that phrase. Concentrate on revival, yes. Estimate as to what the economic fabric can bear and go to that extent. And I think we will find, see, a lot of times we are looking at this number from the point of view, what is X going to say? What is Y going to say about this? And this could be, what is the rating agency going to say? What is, the global lenders, what are they going to say, and so on. I think to me, these are all secondary. At this critical time, we need to, make an assessment ourselves. What is it that we can bear? Based on that, take a call. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। और अब कोरोना का अपडेट लगातार छठे दिन 20,000 से ज़्यादा नए मरीज, मरने वालों का आंकड़ा 20,000 के पार और कुल केसेस 7.5 लाख के करीब। अपडेट लेते हैं, दीपाली नंदा हमसे जुड़ी हुई है। दीपाली, आज की बड़ी खबरें क्या है? देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है कि लगातार छठे दिन अगर हम रोजाना की बात करें तो 20,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज देश भर में मिल रहे हैं। इसी के चलते जो कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें भी इजाफा काफी तेजी से होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त देश में करीब 7.5 लोग हैं जो कि कुल पॉजिटिव संख्या के तहत आते हैं कोरोना के। अब तक इस वायरस से 20,500 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो ये
संख्या 2,64,944 है। वहीं इससे करीब दुगने संख्या में लोगों ने रिकवर भी किया है, जो कि 4.5 लाख के करीब है। इस लिहाज से जो रिकवरी रेट है वो 61.53% पर चला गया है। लेकिन इस सबके बीच कुछ लोग हैं जो इस पेंडेमिक का भी बेजा फायदा उठाने की जुगत में लग गए हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर ये आगाह किया है कि जो कोरोना का ड्रग है, जो वैक्सीन है रेमडेसिविर, इसकी कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। जो नोडल एजेंसी है उसे ये शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग या तो इसकी किल्लत पैदा कर रहे हैं और इसकी एमआरपी से ज्यादा बेच रहे हैं। तो इस सब का संज्ञान लेते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से सभी स्थानीय प्रशासन को ये कहा गया है कि वो अपने स्तर पर पैनी नजर रखें इसकी बिक्री पर, और साथ ही साथ अगर कोई भी दुकानदार या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर की तरफ से इस तरह की बात निकलकर सामने आती है कि वो एमआरपी से ज्यादा पर बाजार में सप्लाई कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। और अमेरिका में रहकर पढ़ाई का सपना मुश्किल हो गया है। एक तो कोरोना संकट, दूसरा नियमों में बदलाव। अमेरिका की सरकार ने वहां रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्रों को अमेरिका छोड़ अपने देश जाने को कहा है। पूरी खबर के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, क्या है ये पूरा मामला, किस तरह के नियम बनाए गए हैं, क्या बारीकियां इसकी? जी, ये काफी चिंता की बात है अमेरिका में पढ़ने वाले 2 लाख से ज्यादा भारतीय छात्रों के लिए, जिनका करियर अनिश्चितता में आ गया है। यूएस इमिग्रेशन और कस्टम डिपार्टमेंट के आदेश के मुताबिक वे सभी छात्र जो ऐसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहां पे इस वक्त सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, वहां के विदेशी छात्रों को देश छोड़ना होगा। उनका वीजा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। हालांकि जो छात्र ऐसे कॉलेजेस में माइग्रेट कर जाते हैं जहां फिजिकल क्लासेस हो रहे हैं, उन्हें इससे छूट जरूर दी जाएगी। इसको लेकर भारतीय पक्ष और अमेरिकी पक्ष के बीच काफी ज्यादा बातचीत हुई, जिसके बाद थोड़ी सी और रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि वे छात्र जो कि इन मिक्स क्लासेस ले रहे हैं ऐसे स्कूलों या कॉलेजेस में जहां फिजिकल क्लासेस भी हो रही है, ऑनलाइन भी हो रही है, वहां भी इन्हें छूट दे दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद ऐसे हजारों छात्र हैं जो कि फंसे हुए हैं, जिनके जो ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहां ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और वापस आने के लिए भी इस वक्त कोई साधन है नहीं, बहुत ही लिमिटेड फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं। तो इन छात्रों का करियर और आने वाला जो भविष्य है वो काफी अनिश्चितता से घिरा हुआ लग रहा है। शुक्रिया रोहन। तो अमेरिका ने उन छात्रों को जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें कहा कि आप अपने घर से ही पढ़ाई कीजिए। और इस संकट के वक्त तेज और सटीक जानकारी बहुत जरूरी है। मनी कंट्रोल प्रो आपका वो भरोसेमंद साथी है जो आपको आगे रखता है। मार्केट डाटा के साथ साथ यहाँ आपको निवेश के जबरदस्त आइडियाज भी मिलते हैं, वो भी रोजाना महज ₹1 में। तो कूपन कोड याद रखिए PRO365, तुरंत सब्सक्राइब करिए। नियम और शर्तें लागू।